हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की तारीख है 29 जुलाई 2024। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन और लल्लन टॉप प्रश्नों में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आप सभी को बता दें कि इस टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे 29 जुलाई के 10 करंट अफेयर क्वेश्चन और इस करंट अफेयर के नीचे हर प्रश्नों के नीचे 3 से 4 लल्लन टॉप प्रश्न आप सभी को देखने को मिलेगा। तो यहाँ से पूरा चेक किया जाए तो आप सभी को कम से कम 50 क्वेश्चन करंट अफेयर को देखने को मिल जाएगा। और इसके साथ साथ आज हम पढ़ेंगे मेधान सीरीज का पार्ट 23। तो मेधान सीरीज का पार्ट आज हमारा रहने वाला है 23। इस 23वां जो हमारा पार्ट है, इसमें विशेष रूप से उत्तर प्रदेश जो एग्ज़ाम होने हैं उन सभी टॉपिकों को कवर किया जाएगा। तो इसमें आप सभी को कम से कम 70 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो यहाँ से अगर चेक किया जाए तो 70 से और यहाँ पे 50 प्रश्न, तो इन सभी प्रश्नों को एक साथ अगर कंबाइन किया जाए तो 120 क्वेश्चन लगभग हम आज करने वाले हैं। सिर्फ 30 से 35 मिनट में करेंगे। 30 से 35 मिनट में, हो सकता है 40 मिनट भी हो जाए। तो आप सभी हमारे साथ मैक्सिमम 40 मिनट बने रहेंगे, जिसमें हम 120 प्रश्न करने वाले हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक है, जिसके बारे में हमने बता दिया है। आज इतनी अच्छी तरह से मैंने इसमें आप सभी को बताया है कि क्या क्या देखने को मिलेगा। विशेष रूप से इसमें उत्तर प्रदेश पुलिस जो एग्ज़ाम होने हैं उन सभी टॉपिकों को कवर किया जाएगा। तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे 29 जुलाई के करंट अफेयर को। तो चलिए आज का हम अपना पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, हाल ही में भारत ने किस देश के मोंगला बंदरगाह के टर्मिनल को संचालित करने का अधिकार हासिल किया है? तो मोंगला बंदरगाह कहाँ पर है? तो यह है बांग्लादेश में। इसके बारे में अध्ययन करें तो बांग्लादेश का सेकेंड सबसे बड़ा बंदरगाह पूछे कौन सा है? तो मोंगला बंदरगाह है। यह बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। जिस पर अधिकार अभी किसने हासिल किया है? तो अधिकार, इसके संचालित करने का अधिकार भारत ने हासिल किया है। और पूछे अधिकार भारत की किस कंपनी को मिला है? तो कंपनी का नाम हो जाएगा इंडियन पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड कंपनी ने इस पर अधिकार किया है। मोंगला बंदरगाह पूछे किस महासागर में स्थित है? तो हिंद महासागर में स्थित है और यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। तो हिंद महासागर जो ये है, यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है, याद रखेंगे। बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है मोगला बंदरगाह। और बांग्लादेश का सबसे बड़ा बंदरगाह पूछे कौन सा है? तो चटगांव बंदरगाह है। तो ये हमारा पहला प्रश्न हो जाता है। 2024 में भारत ने अभी कुछ महत्वपूर्ण एयरपोर्ट या फिर पोर्ट पर अधिकार किया है, उसके बारे में देख लेते हैं। तो 2024 में चाबहार पोर्ट अगर पूछे किसने बनाया था? तो भारत ने बनाया था। और चाबहार पोर्ट पूछे किस देश में है? तो यह ईरान में है। इसी चाबहार पोर्ट का एक दक्षिणी भाग है जिसका नाम है शाहिद बेहश्ती पोर्ट। इस पर अभी पूछे अधिकार किसने हासिल किया है? तो भारत ने किया है। सितवे पोर्ट पूछे कहाँ पे है? तो यह म्यांमार में है। और सितवे पोर्ट पर अधिकार अभी किसने हासिल किया है? तो भारत ने किया है। मटाला एयरपोर्ट यह किस देश में है? तो यह बांग्लादेश, श्रीलंका में है। और मटाला एयरपोर्ट पर अभी अधिकार संचालन किसने प्राप्त किया है? तो भारत और रूस ने मिलकर यह अधिकार हासिल किया है। लल्लन टॉप प्रश्न में देखें तो बांग्लादेश से सीमा बनाने वाले राज्य कितने हैं? तो बांग्लादेश से भारत के 5 राज्य सीमा बनाते हैं। एक तो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो 5 राज्य बांग्लादेश से सीमा बनाते हैं। बांग्लादेश से टोटल कितनी सीमाएं लगती हैं भारत की? तो 4096 किलोमीटर सीमा लगती है। और पूछे कि बांग्लादेश से सबसे ज़्यादा सीमा लगाने वाले भारत के कौन से राज्य हैं? तो यह राज्य है पश्चिम बंगाल। लगभग 2200 किलोमीटर का जो है सीमा साझा करता है बांग्लादेश से। जीरो लाइन किसके बीच स्थित है? तो जीरो लाइन बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच में स्थित है। तीस्ता नदी जल विवाद यह किसके बीच में है? तो बांग्लादेश और भारत के बीच में है। 3 बीघा कॉरिडोर एक ज़मीन का 3 बीघा टुकड़ा था, जिसने भारत ने किसे दे दिया? तो भारत ने बांग्लादेश को दे दिया है। मित्रवत व्यवहार के कारण दे दिया है। तो 3 बीघा कॉरिडोर पूछे संविधान में कौन से संविधान संशोधन किया गया था? तो 100वां संविधान संशोधन करके 3 बीघे ज़मीन को बांग्लादेश को दे दिया गया भारत के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा प्रश्न हमारा है, हाल ही में एशिया का पहला ग्रीन जिंक ब्रांड इकोजेन किसने लॉन्च किया है? तो एशिया का सबसे बड़ा जिंक ब्रांड कौन सा है? इकोजेन है। इसको किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने लॉन्च किया है। इसकी व्याख्या देखें तो इकोजेन इसको किसने लॉन्च किया है? तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने इसको लॉन्च किया है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड अगर पूछे किस कंपनी की, एक छोटी सी कंपनी है, तो वेदांता ग्रुप समूह की यह कंपनी है। एशिया का पहला ग्रीन जिंक ब्रांड अगर पूछे क्यों उत्पादन किया गया है?
और यह ग्रीन बॉन्ड या ग्रीन जिंक बॉन्ड है, यानी कि इसको उत्पादित करने में कार्बन उत्सर्जन नहीं होगा। तो एशिया का सबसे बड़ा ग्रीन जिंक ब्रांड कौन सा बन गया है? तो यह बन गया है इकोजेन। इसको लॉन्च किया हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने किया है, जो कि वेदांता ग्रुप समूह की एक कंपनी है। नेक्स्ट बात करते हैं, लोहे के संक्षारण को रोकने के लिए किसकी परत चढ़ाई जाती है, यानी कि लोहा जो है ख़राब ना हो उसके लिए कौन सा लेप लगाया जाता है? जस्ता यानी जिंक का लेप लगाया जाता है। पीतल का निर्माण किससे होता है? तो पीतल का निर्माण किससे होता है? तो यह तांबा और जिंक से होता है। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, कैलामाइन का सूत्र क्या है? कैलामाइन का सूत्र क्या है? तो ZnCO3 यानी जिंक कार्बोनेट इसका सूत्र है। कांसा का निर्माण किससे होता है? तो कांसा का निर्माण होता है कॉपर और टिन से। तीसरा प्रश्न हमारा है, हाल ही में पेरिस 2024 के ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता है? तो पेरिस 2024 कहाँ पे हो रहा है? तो पेरिस ओलंपिक 2024 कहाँ पे हो रहा है? तो यह आप सभी को पता है, पेरिस फ्रांस में हो रहा है। भारत की तरफ से पहला पदक जीत लिया गया है, और किसने जीता है? तो मनु भाकर जी ने जीता है। पेरिस ओलंपिक 2024 किस क्रम का हो रहा है? यह 33वें क्रम का हो रहा है। भारत के इसमें 117 खिलाड़ी भाग लिए हैं, जो कि 16 खेलों से संबंधित हैं। भारत का पहला पदक अगर पूछे किसने जीता है, तो यह जीती हैं मनु भाकर जी ने, और 10 मीटर एयर पिस्टल में इन्होंने जीता है, यानी कि शूटिंग में इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने कांसा यानी ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। और शूटिंग में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई हैं? तो मनु भाकर जी बन गई हैं, इन्होंने कांसा जीता है पेरिस ओलंपिक के 33वें क्रम में। अगर बात करते हैं तो गोल्ड किसने जीता है और सिल्वर किसने जीता है? तो गोल्ड जीता है साउथ कोरिया ने, इनका नाम है ओहजिन। और सिल्वर किसने जीता है? तो चीन ने जीता है, इनका नाम है किम एनजी। नेक्स्ट बात करते हैं, ओलंपिक में पहला पदक किस भारतीय पुरुष ने जीता है? तो इनका नाम है केजी जाधव। और कब जीते थे? तो 1952 के ओलंपिक में। और 1952 का ओलंपिक कहाँ पे हुआ था? तो हेलसिंकी में हुआ था। और कौन सा पदक जीते थे? तो ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। किस खेल में? तो कुश्ती में जीते थे। ओलंपिक में पहला पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन है? तो कर्णम मल्लेश्वरी जी हैं। इन्होंने 2000 ओलंपिक 2000 में हुआ था, कहाँ पे हुआ था? तो सिडनी ओलंपिक में इन्होंने वेट लिफ्टिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता था भारत के लिए। तो ओलंपिक में पहला पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी जी हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, 2 बार ओलंपिक पदक विजेता एकमात्र महिला कौन है? तो पीवी सिंधु हैं, जिन्होंने ओलंपिक में 2 ओलंपिक पदक जीते हैं। पीवी सिंधु का संबंध है बैडमिंटन से। इन्होंने पहली बार सिल्वर मेडल, दूसरी बार ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो सिल्वर कब जीती हैं? 2016 के ओलंपिक में। और ब्रॉन्ज कब जीती हैं? तो 2020 के टोक्यो ओलंपिक में। चौथा प्रश्न हमारा है, CREA के मध्य वार्षिक वायु गुणवत्ता मूल्यांकन के अनुसार देश का सर्वाधिक प्रदूषित शहर कौन सा है? तो देश का सबसे प्रदूषित शहर है बर्निहाट। CREA सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एनर्जी इसका फुल फॉर्म होता है। और यह कहाँ की संस्था है? तो यह फिनलैंड की संस्था है। इसमें किसका रिपोर्ट बताया गया है? तो इसमें वायु गुणवत्ता के बारे में बताया गया है कि वायु गुणवत्ता में सबसे प्रदूषित शहर भारत का कौन सा है? तो बर्निहाट शहर है, जो कि मेघालय का शहर है। दूसरे नंबर पर फरीदाबाद है, और तीसरे नंबर पर सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? दिल्ली है। तो ये भी आपको साथ में याद रखना है। लल्लन टॉप प्रश्न में देखें तो बांग्ला त्यौहार, इसे जो है 100 ड्रम फेस्टिवल भी कहते हैं। तो कहाँ मनाया जाता है? या मेघालय में मनाया जाता है। बेहदीन खलम फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो यह मेघालय में मनाया जाता है। मेघालय के अगर पूछे CM कौन है, तो कॉनरेड संगमा मेघालय के CM है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, शक्ति अभ्यास 2024 यह किसके बीच में होता है? तो शक्ति अभ्यास 2024 यह इंडिया और फ्रांस के बीच में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? उमरोई मेघालय में हुआ है। पांचवा प्रश्न है, हाल ही में विश्व हेपेटाइटिस दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो विश्व हेपेटाइटिस दिवस 2024 मनाया गया है 28 जुलाई को। इसकी व्याख्या देखें तो विश्व हेपेटाइटिस दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो यह 28 जुलाई को मनाया गया है। हेपेटाइटिस दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि लीवर में सूजन होने से हेपेटाइटिस रोग हो जाता है। पहली बार जो है अगर पूछे विश्व हेपेटाइटिस कब मनाया गया है, यानी कब शुरुआत की गई है, तो 2010 में शुरुआत की गई थी। और क्यों मनाया जाता है? क्योंकि
हेपेटाइटिस का पहली बार टीका किसने विकसित किया था? तो ब्लमबर्ग ने किया था। इन्हीं के हैप्पी बर्थडे पर 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। भारत के द्वारा पहली जो है वैक्सीन निर्मित की गई थी हेपेटाइटिस के लिए, जिसका नाम है हैबिस्योर वैक्सीन। तो हैबिस्योर वैक्सीन किससे संबंधित है? तो हेपेटाइटिस से संबंधित है। आज की तारीख यानी 29 जुलाई को विश्व टाइगर दिवस मनाया गया है, ये भी आपको याद रखना है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस मनाया जाता है। 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाया जाता है। मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछे कौन सी है? तो मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर। शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला किसे कहते हैं? तो यह भी लीवर कहलाता है। नेक्स्ट है कालाजार रोग का रोगवाहक कौन सा है? तो कालाजार का रोगवाहक है सैंड फ्लाई। हैजा रोग का रोग कारक क्या है? तो हैजा रोग का रोग कारक है विब्रियो कैलोरी जीवाणु है। छठा प्रश्न है हाल ही में पंजाब के नए राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, गुलाब चंद कटारिया जी को नियुक्त किया गया है। राज्यपाल की पूछे नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति करती हैं राष्ट्रपति महोदया जी करती हैं। और किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 155 के तहत करती हैं। अगर पूछे वर्तमान में हमारे देश की राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू जी हैं। इन्होंने अभी कुछ नए राज्यपालों की नियुक्ति करी है, उनके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इन दोनों पदों पर किसे नियुक्त किया गया है? तो गुलाब चंद कटारिया जी को नियुक्त किया जाएगा। इन सभी लोगों का कार्यकाल यानी कि कब पद से कब पर तैनात हो जाएंगे? तो 15 अगस्त से ये इन लोगों का कार्यकाल अपने अपने राज्यों में स्टार्ट हो जाएगा। तो पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक कौन बनेंगे? गुलाब चंद कटारिया जी बनेंगे। राजस्थान के राज्यपाल कौन बनेंगे? तो हरिभाऊ किसान राव जी बनेंगे। तेलंगाना के राज्यपाल जिष्णु देवसाय वर्मा बनेंगे। और सिक्किम का राज्यपाल कौन बनेगा? तो ओम प्रकाश माथुर जी बनने वाले हैं। झारखंड का राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार बनेंगे। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रामेन डेका बनेंगे। और नेक्स्ट हमारा है मेघालय का राज्यपाल कौन बनेगा? तो मेघालय के राज्यपाल बनेंगे PH विजय शंकर जी। महाराष्ट्र के राज्यपाल PV राधाकृष्णन जी। असम का राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी। पुडुचेरी का उपराज्यपाल किसे बनाया जाएगा? तो के कैलाश नाथन जी को बनाया जाएगा। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजिनी नायडू थी। और ये किस राज्य की पहली महिला राज्यपाल बनी थी? तो उत्तर प्रदेश की बनी थी। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष पूछे कौन बनी थी? तो पहली भारतीय महिला पूछे कौन बनाई गई थी? तो सरोजिनी नायडू जी बनाई गई थी। 1925 में बनाई गई थी। और इन्होंने कांग्रेस की कौन सी अधिवेशन करी थी? तो इन्होंने करी थी कांग्रेस की कानपुर अधिवेशन। कानपुर अधिवेशन पूछे किसने करी थी? तो सरोजिनी नायडू जी ने करी थी। और ये पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। और वैसे पूछे कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनाई गई थी? तो एनी बेसेंट बनाई गई थी। कौन बनाई गई थी? एनी बेसेंट बनाई गई थी। और ये कांग्रेस की कब अध्यक्ष बनी थी? तो 1917 में बनी थी। कब बनी थी? तो 1917 में बनी थी। और इन्होंने कौन सा अधिवेशन किया था? तो इन्होंने कलकत्ता अधिवेशन किया था। कौन सा अधिवेशन? तो कलकत्ता अधिवेशन किया था। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है द गोल्डन थ्रेशोल्ड पुस्तक अगर पूछे किसकी है? तो यह बुक है सरोजिनी नायडू जी की। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 13 फरवरी को मनाया जाता है। किसकी याद में? तो सरोजिनी नायडू जी की हैप्पी बर्थडे के दिन राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 7वां प्रश्न है हाल ही में सर्च GPT लॉन्च करने की घोषणा किसने करी है? तो सर्च GPT किसने लॉन्च करने की घोषणा करी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। इसकी व्याख्या देखें तो सर्च GPT कौन लॉन्च करेगा? तो ओपन AI करने वाला है। और अगर बात करें कुछ दिनों पहले अभी जो है ओपन AI के द्वारा चैट GPT लॉन्च किया गया था। तो चैट GPT किसने लॉन्च किया था? तो ये भी ओपन AI के द्वारा लॉन्च किया गया है। और अभी किसे लॉन्च किया है? तो सर्च GPT को लॉन्च किया गया है। किसको काउंटर करने के लिए? तो जो गूगल है, गूगल को चैलेंज करने के लिए सर्च GPT लॉन्च किया गया है। जैसे हम सभी को कुछ सर्च करना होता तो हम गूगल करते हैं, इसी के काउंटर में अब एक और शुरू कर दिया गया है सर्च GPT। तो कोई पूछेगा कि कहाँ पे सर्च करें तो बता देना सर्च GPT पे सर्च करो, आपको पूरा कंटेंट मिलने वाला है जो आपको गूगल पे मिलता है। नेक्स्ट हमारा देखते हैं कि हनुमान क्या है? तो हनुमान जो है भारत के द्वारा लॉन्च किया गया चैट बोट है, ये आपको याद रखना है। GPT का फुल फॉर्म क्या होता है? तो जनरेटिव प्री ट्रेनिंग ट्रांसफ़र इसका फुल फॉर्म होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, हो सकता है पूछ लिया जाए।
8वां प्रश्न है, हाल ही में SIMS 2.0 पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो सिम्स 2.0 पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, इस्पात मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। सिम्स 2.0 पूछे किसने लॉन्च किया है? तो इस पे इस्पात मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। और इस्पात मंत्रालय के वर्तमान में पूछे मंत्री कौन है? तो HD कुमारा स्वामी जी हैं। सिम्स 2.0 को क्यों लॉन्च किया गया है? तो स्टील आयात निगरानी प्रणाली है। इसके लॉन्च करने का उद्देश्य है कि जो भी बाहर से स्टील आते हैं उनके आयात को कम करना है और घरेलू उद्योग को बढ़ावा देना है। यानी कि अगर अपने भारत में स्टील कहीं है तो उसको खोजना है और इसके बाद अपने ही भारत देश में घरेलू उद्योग को बढ़ावा देना है ताकि हम बाहर से स्टील का आयात कम कर सकें। तो इसी के लिए सिम्स 2.0 इस्पात मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। दूसरी पंचवर्षीय योजना में निर्मित लौह इस्पात उद्योग कौन कौन से हैं? तो 3 लौह इस्पात उद्योग थे जो दूसरी पंचवर्षीय योजना में स्थापित किए गए थे। एक तो राउरकेला उड़ीसा में है, भिलाई छत्तीसगढ़ में है, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट है, अभी हाल ही में स्टील सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो यह रांची झारखंड में हुआ है। स्टेनलेस स्टील किसका मिश्रण होता है? तो लोहा, क्रोमियम और निकिल को मिलाकर स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है। पेरिस 2024 के ओलंपिक का शुभंकर कौन सा है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है कि यूपीपी में आने वाले यूपीपी एग्जाम में ये प्रश्न पूछ लिया जाए। तो पेरिस ओलंपिक 2024 में अगर पूछे शुभंकर क्या है तो इसकी शुभंकर है फ्रिज। तो पेरिस ओलंपिक का शुभंकर है फ्रिज, ये आपको याद रखना है। पेरिस ओलंपिक 2024 यह 33वें क्रम का है, ये आप सभी को पता है। और इसका शुभंकर पूछे क्या है तो इसका शुभंकर है फ्रिज। फ्रिज एक प्रकार की टोपी होती है और यह क्यों लॉन्च किया गया है? क्योंकि जो फ्रांस की क्रांति थी, इसी फ्रांस की क्रांति के इतिहास को बताने के लिए फ्रिज एक प्रकार की टोपी होती है, उसी को अब की बार पेरिस ओलंपिक का शुभंकर बनाया गया है। इस टोपी में 3 कलर हैं, एक तो नीला, सफ़ेद, लाल, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, फीफा विश्व कप का शुभंकर क्या है? तो लाइव इसका शुभंकर है और इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो कतर, दोहा में इसका आयोजन किया गया था। और इसमें जीता कौन था? तो फीफा विश्व कप जो अभी हाल ही में हुआ, यह किसने जीता है? तो अर्जेंटीना ने जीता है। किसने जीता है? अर्जेंटीना ने जीता है, ये आपको याद रखना है। और किसे हराया था? तो फ्रांस को हराया था। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, 37वां राष्ट्रीय खेल का शुभंकर क्या है? तो 37वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर है मोगा। और यह कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो 37वां राष्ट्रीय खेल आयोजित किया गया था गोवा में। और इसमें पहला स्थान किस राज्य का आया था? तो महाराष्ट्र का आया था। ज़्यादा ऊपर चला गया, एक सेकंड, सॉरी। नेक्स्ट देख लेते हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभंकर क्या है? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभंकर क्या है? तो इसका शुभंकर है वीर मंगाई। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया था? तो तमिलनाडु में किया गया था। और इसमें जो है पहला स्थान किस राज्य को मिला था? तो पहला स्थान मिला था मध्य प्रदेश को। 10वां प्रश्न है, अपरेलिया वैश्विक ओपेरा प्रतियोगिता 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो यह अपने भारत में पहली बार हो रहा है और इसका आयोजन मुंबई में किया गया है। अपरेलिया वैश्विक ओपेरा प्रतियोगिता है 2024 का और इसका पहली बार भारत में आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो अपरेलिया का आयोजन किया जा रहा है मुंबई में। और यह कब से शुरू होगा? तो सितंबर 2024 से शुरू हो जाएगा। तो स्टूडेंट 10 प्रश्न हमने कर लिए हैं। अब हमारा टॉपिक हो जाता है मेधान सीरीज का पार्ट 23। तो मेधान सीरीज का पार्ट 23 पढ़ेंगे, जिसमें हम ज़्यादातर प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। यूपी पुलिस के प्रश्नों को कवर करेंगे जो कि ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 रहने वाला है। तो सबसे पहले हम देखेंगे शास्त्रीय नृत्य के बारे में। तो मेधान सीरीज का पार्ट 23 जो कि ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 रहेगा। और पहला प्रश्न हमारा संबंधित रहेगा किस टॉपिक से? तो शास्त्रीय नृत्य से संबंधित रहने वाला है। अगर पूछे भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य होते हैं? तो भारत में 8 प्रकार के शास्त्रीय नृत्य होते हैं। पहला देख लेते हैं कौन कौन सा है। तो पहला है हमारा भारतनाट्यम किस राज्य से संबंधित है? तो प्रश्न है भारतनाट्यम किस राज्य से संबंधित है, और ये हमारा पहला शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा। तो किस राज्य से संबंधित है? तो तमिलनाडु से संबंधित है। और भरतनाट्यम की अगर पूछे फेमस कलाकार कौन है? तो रुक्मणी देवी हैं, रुक्मणी देवी अरुंडेल हैं, और बैजंती माला जी हैं, और यामिनी कृष्णमूर्ति जी हैं। तो ये 3 लोग जो है भरतनाट्यम नृत्य से संबंधित हैं। और यह कहाँ का नृत्य है? तो तमिलनाडु का नृत्य है। तो मैंने पहले शास्त्रीय नृत्य के बारे में बता दिया है। दूसरा देखते हैं, केरल का शास्त्रीय नृत्य क्या है? तो केरल का जो शास्त्रीय नृत्य है उसका नाम है कथकली और मोहिनी अट्टम।
एक ऊपर था और 2 ये, तो हमारा हो गया टोटल 3 शास्त्रीय नृत्य। तो केरल का शास्त्रीय नृत्य है कथकली और मोहिनीअट्टम, और इसकी फेमस कलाकार पूछे कौन है, तो कल्याणी अम्मा और कनक रेले हैं। नेक्स्ट हमारा है कथक नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो हमारा चौथा शास्त्रीय नृत्य हो जाता है। तो कथक किस नृत्य से संबंधित है, तो उत्तर भारत से संबंधित है। और कथक के फेमस कलाकार कौन हैं, तो सितारा देवी, पंडित बिरजू महाराज, अच्छन महाराज, लच्छू महाराज और बिंदा दीन, ये सभी जो है कथक के कलाकार हैं। कुचिपुड़ी नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार कौन है, तो कुचिपुड़ी नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार कौन है, तो ये हमारा 5वां शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी की फेमस कलाकार हैं यामिनी कृष्णमूर्ति जी। और कुचिपुड़ी पूछे किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो यह आंध्र प्रदेश का नृत्य है। नेक्स्ट हमारा है छठा शास्त्रीय नृत्य ओडिसी शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो ओडिसी कहाँ से संबंधित है, या उड़ीसा से संबंधित है। और इसकी फेमस कलाकार कौन है, तो केलू चरण महापात्रा और संयुक्ता पाणिग्राही, ये हमारा छठा हो जाता है। 7वें के बारे में देखते हैं, मणिपुरी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो मणिपुरी अगर पूछे किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो यह मणिपुर का है। और इसकी फेमस कलाकार कौन है, तो झावेरी बहन है। तो हमारा ये 7वां हो जाता है। 8वां देखते हैं, असम का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो असम का, यानी अब ये हमारा 8वां हो जाता है। तो असम का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो सत्रिया है। और सत्रिया की फेमस कलाकार पूछे कौन है, तो शंकर देव जी हैं। और अगर पूछे कि भारत का नवीनतम शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो यह सत्रिया है। तो नवीनतम कौन सा है, सत्रिया है। और इसे कब भारत का शास्त्रीय नृत्य बनाया गया था, तो सन 2000 में बनाया गया था। तो भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य के बारे में पढ़ लिए हैं, उनके फेमस कलाकार और किस राज्य से संबंधित हैं सभी देख लिया है। अब आगे देखने वाले हैं हमारा टॉपिक हो जाएगा महत्वपूर्ण यंत्र से, कि कौन सा यंत्र से किस चीज़ का मापन किया जाता है। तो सबसे पहले देखेंगे ऊंचाई मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है। गहराई मापने के लिए फेदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद रक्तदाब मापने का यंत्र कौन सा है, तो स्फिग्नोमैनोमीटर है। तापमान मापने का यंत्र कौन सा है, तो थर्मामीटर है। वायुदाब मापक यंत्र कौन सा है, तो बैरोमीटर है। नेक्स्ट हमारा है अधिक तापमान मापक यंत्र। अधिक तापमान पूछे मापने का कौन सा यंत्र है, तो पायरोमीटर है। और पौधे की गति मापने का यंत्र कौन है, तो कैस्क्रोग्राफ है। और हृदय की गति मापने का यंत्र कौन सा है, तो स्टेथोस्कोप है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं जीएसटी के बारे में। जीएसटी जब से भारत में लागू हुआ है 1 जुलाई 2017 से लेकर अब तक, अगर इस टॉपिक से एक भी प्रश्न आता है तो प्रश्न आपका बचेगा नहीं, इसी से सॉल्व हो जाएगा। तो जीएसटी के बारे में देख लेते हैं। जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसे हिंदी में कहते हैं वस्तु एवं सेवा कर, इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, थोड़ा सा जूम कर देते हैं। अगर पूछे जीएसटी भारत में कब लागू किया गया था, तो 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया था। अगर पूछे जीएसटी को भारत में लागू करने के लिए किस समिति का निर्माण किया गया था, तो विजय केलकर समिति का गठन किया गया था। जीएसटी पूछे जीएसटी पर किस प्रकार का कर लगाया जाता है, तो जीएसटी पर अप्रत्यक्ष कर लगाया जाता है, यानी इनडायरेक्ट टैक्स लगाया जाता है। जीएसटी को संविधान में कब जोड़ा गया था, तो 101वां संविधान संशोधन करके संविधान में जोड़ा गया था। और इसके बाद अगर पूछे जीएसटी किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो जीएसटी जो है संबंधित है अनुच्छेद 246A से संबंधित है। कितने, तो अनुच्छेद याद रखेंगे 246A पूछे किससे संबंधित है, तो जीएसटी से संबंधित है। अगर पूछे जीएसटी को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो जीएसटी पहली बार किस राज्य में लागू हुआ था, तो असम में लागू हुआ था। और अंतिम राज्य पूछे कहाँ पर लागू किया गया था, तो अंतिम राज्य था हमारा जम्मू कश्मीर। और यहाँ पे लागू किया गया था 5 जुलाई 2017 को यहाँ पे लागू किया गया था। और पहली बार कब लागू किया गया था, तो 1 जुलाई 2017 को। और पूछे जीएसटी जब संसद में आया था तो उस टाइम पे जीएसटी को किस नंबर का बिल था, तो जीएसटी जो है 122वें नंबर का बिल था। भारत का जीएसटी पूछे किस देश से लिया गया है, तो भारत का जीएसटी लिया गया है कनाडा से। और पहली बार पूछे जीएसटी किस देश में लागू किया गया था, तो फ्रांस में लागू किया गया था। और फ्रांस में लागू कब से था, तो 1954 से ही फ्रांस में जीएसटी लागू कर दिया गया था। जीएसटी परिषद यानी जीएसटी काउंसिल की अध्यक्ष वर्तमान में पूछे कौन है, तो वर्तमान में जो वित्त मंत्री अध्यक्ष होते हैं वही जीएसटी परिषद की अध्यक्ष होती हैं। तो वर्तमान में निर्मला सीतारमण जी वित्त मंत्री हैं। विजय केलकर समिति जब आया था जीएसटी के लिए, तो उस टाइम पे पूछा जाए कि विजय केलकर जी जो थे वो हमारे देश के किस नंबर के वित्त आयोग अध्यक्ष थे, तो 13वें नंबर के वित्त आयोग अध्यक्ष कौन थे, तो विजय केलकर जी थे।
वर्तमान अगर पूछे वित्त आयोग अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में वित्त आयोग अध्यक्ष हैं 15वें नंबर के हैं नंद किशोर सिंह हैं। कौन है, तो नंद किशोर सिंह हैं, ये आपको याद रखना है। तो 15वें नंबर के अगर पूछा जाए वित्त आयोग अध्यक्ष कौन है, तो नंद किशोर सिंह हैं। और ये अभी जो है अक्टूबर के बाद इनका कार्यकाल हट जाएगा, तो फिर अक्टूबर से हो जाएंगे 16वें क्रम के वित्त आयोग बन जाएंगे अरविंद पनघड़िया जी। तो ये भी आपको याद रखना है। जीएसटी जब आया था तो उस टाइम पे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो 13वें नंबर के विजय केलकर जी थे। वर्तमान में कौन है, तो नंद किशोर सिंह हैं 15वें नंबर के। और 16वें कौन बनने वाले हैं, तो अरविंद पनघड़िया जी बनने वाले हैं। इसके बाद बात करते हैं जीएसटी दर निर्धारित किसके द्वारा किया जाता है, यानी जीएसटी काउंसिल परिषद के द्वारा जो है जीएसटी दर निर्धारित किया जाता है। और जीएसटी काउंसिल का अगर पूछे अनुच्छेद कौन सा है, तो जीएसटी काउंसिल का है अनुच्छेद 279A है, जबकि जीएसटी के लिए मैंने क्या बताया था 246A बताया था जीएसटी के लिए, लेकिन जीएसटी काउंसिल के लिए पूछे कौन सा अनुच्छेद है, तो 279A है। जीएसटी दर कितने प्रकार की है, तो जीएसटी दर 5 प्रकार की हैं। एक तो 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। ये जीएसटी दरें हैं जो कि जीएसटी काउंसिल के द्वारा लगाई जाती हैं। जीएसटी परिषद के पहले अध्यक्ष पूछे कौन बनाए गए थे, यानी कि जीएसटी काउंसिल के पहले अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, तो अरुण जेटली जी बनाए गए थे 2017 में। नेक्स्ट हमारा प्रश्न हो जाता है आपातकाल से। देखते हैं, तो आपातकाल से संबंधित कुछ प्रश्न अगर बन सकता है तो इसमें भी आप सभी को जरूर देखना चाहिए। आपातकाल अगर पूछे किस देश के संविधान से लिया गया है, तो यह जर्मनी से लिया गया है। आपातकाल जो है 3 प्रकार के लगाए जा सकते हैं। तो एक तो है राष्ट्रीय आपात, यह अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जाएगा। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के द्वारा लगाया जाएगा, और ये अब तक भारत में 3 बार लगाया गया है। कितनी बार, तो 3 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। अब बात करते हैं वित्तीय आपात। वित्तीय आपात जो है अनुच्छेद 360 के अंतर्गत लगाया जाता है। यह भारत में एक भी बार नहीं लगा, यानी कि 0 बार लगा है। तो कौन सा ऐसा आपात है जो अब तक भारत में एक बार भी नहीं लगा है, तो वित्तीय आपात है जो भारत में एक बार भी नहीं लगा है। राष्ट्रपति शासन लगने के बाद अगर पूछा जाए जो मौलिक अधिकार हैं उनके 2 अनुच्छेद निलंबित नहीं होते हैं, बाकी के सभी अनुच्छेद मौलिक अधिकार के निलंबित हो जाते हैं। तो राष्ट्रपति शासन लगने के बाद अनुच्छेद 20 और 21 ये कभी निलंबित नहीं होते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अब यहाँ से हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक ये भी है, करंट अफेयर का जो है 15 से 16 प्रैक्टिस सेट आने वाला है, जो कि 1 माह के अंदर कवर हो जाएगा। और आप सभी को जो भी पुलिस पेपर देने वाले हैं, तो करंट अफेयर यहाँ से आप सभी का एक भी नहीं छूटने वाला, ठीक है। तो देखेंगे करंट अफेयर रिवीजन करेंगे। यह प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है, जो कि हमारा रहेगा 15 से 16 प्रैक्टिस सेट हम करने वाले हैं, जो कि संबंधित रहेगा जनवरी से जुलाई तक, ठीक है। तो इसे आप याद रखेंगे। अगर पहला प्रश्न पूछा जाए, नासा के मैगलन मिशन अभी किसके लिए लॉन्च किया गया था, तो यह 2012 में लॉन्च किया गया था। सॉरी, यह 2028 में लॉन्च किया जाएगा। कब लॉन्च किया जाएगा, तो 2028 में यह लॉन्च किया जाएगा। नासा का मैगलन मिशन लॉन्च किया जाएगा नासा के द्वारा। और किस ग्रह के लिए लॉन्च किया जाएगा, तो यह शुक्र ग्रह के लिए लॉन्च किया जाएगा। मासिक धर्म अवकाश नीति प्रारंभ करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय कौन सा है, तो मासिक धर्म के लिए अवकाश देने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय कौन बन गया है, तो सिक्किम है। वर्तमान में 25 हाई कोर्ट हमारे देश में है। और नवीनतम पूछे यानी 25वें क्रम का हाई कोर्ट कौन सा है, तो अमरावती है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 2024 नेल्सन मंडेला पुरस्कार किसे मिला है, तो संस्था में मिला है नीमहंस को, और व्यक्ति में मिला है विनोद गनात्रा जी को। अंतर्राष्ट्रीय स्टील सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ है, तो मैंने इसे लंदन टॉप में भी बताया था। तो यह रांची झारखंड में हुआ है। नेक्स्ट हमारा है गोल्डन राइस और बीटी बैगन के व्यावसायिक उत्पादन पर किसने रोक लगाया है, तो गोल्डन राइस और बीटी बैगन पर पहली बार अगर पूछे इसका उत्पादन किसने किया था, तो फिलीपींस ने पहली बार इसका उत्पादन किया था। और अगर पूछे कि प्रतिबंध किसने लगा दिया, तो फिलीपींस ने ही प्रतिबंध लगा दिया है। गोल्डन राइस में पूछा जाए क्या प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो विटामिन ए पाया जाता है। द गोल्डन कृष्णा प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया था, तो यूएई में किया गया था। तंबाकू नियंत्रण के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, तो पीवी सिंधु जी को बनाया गया है। और अगर बात करें कि पेरिस ओलंपिक जो 33वें क्रम का हो रहा है 2024 में, इसमें भारत की तरफ से ध्वजवाहक कौन बनाए गए हैं, तो एक तो पीवी सिंधु जी बनाए गए हैं और दूसरे कौन बनाए गए हैं, तो शरद कमल जी बनाए गए हैं।
मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनाई गई हैं क्लाउडिया शिनबाम जी। और कासा क्या है? तो कासा जो है यह एक स्पेस एजेंसी है, जैसे हमारे यहाँ का इसरो है, अमेरिका का नासा है, तो इसी प्रकार से कासा जो है क्या है, एक स्पेस एजेंसी है। और ये कहाँ का स्पेस एजेंसी है? तो यह दक्षिण कोरिया का है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है काजा शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ पे हुआ था? तो यह हुआ था अफ्रीका महाद्वीप के जाम्बिया देश में आयोजित किया गया था काजा शिखर सम्मेलन। और यह शिखर सम्मेलन पूछे किससे संबंधित है? तो हाथी के संरक्षण के लिए काजा शिखर सम्मेलन जाम्बिया में किया गया था। साथी 2.0 पर्सनल फाइनेंस ऐप किसने लॉन्च किया है? तो साथी 2.0 पर्सनल फाइनेंस ऐप लॉन्च किया गया है सेबी के द्वारा। इसका फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है। और सेबी की पूछे पहली महिला अध्यक्ष कौन बनाई गई हैं? तो माधवीपुरी बुच्च बनाई गई हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 18वीं लोकसभा में सबसे बड़ी जीत किसने हासिल की है? तो यह हासिल करे हैं शंकर लालवाणी जी। और ये किस जगह से जीते हैं? इंदौर से जीते हैं। और यहीं पर इंदौर में ही नोटा पर अगर पूछे सबसे ज़्यादा अधिक वोट किस जगह पे पड़ा है? तो इंदौर में ही पड़ा है। लगभग 2 लाख से अधिक वोट नोटा पर पड़े हैं। पाकिस्तान की पहली अल्पसंख्यक समुदाय की महिला ब्रिगेडियर कौन बनी है? तो ये बनी है हेलन मैरी रॉबसन बनी है। मैग्रो के वैश्विक मूल्यांकन के तहत रेड लिस्ट जारी करने वाला कौन सा संस्था है? तो मैग्रो के लिए वैश्विक मूल्यांकन के तहत रेड लिस्ट जारी करने वाली पहली संस्था बन गई है IUCN बन गई है। और IUCN का अगर पूछे हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय कहाँ पे है? तो ग्लैंड में है। IUCN का अगर पूछे स्थापना कब किया गया था? तो 1948 को किया गया था। कभी कभी इतना तेज स्क्रीन पकड़ लेता है ना तो ऊपर चला जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 18वीं लोकसभा चुनाव में मतदान का प्रतिशत कितना रहा है? तो 18वीं लोकसभा में मतदान का प्रतिशत पूछे कितना रहा है? तो 65.79% रहा है। और वही पूछे कि 18वीं लोकसभा में कुल मतदानकर्ता कितने उपस्थित थे? तो 64.2 करोड़ मतदाता जो है 18वीं लोकसभा में मतदान किए थे। प्रतिशत में याद रखेंगे और संख्या में भी याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला है? तो न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2024 में सानिया मल्होत्रा को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिला है। इनकी किस फिल्म के लिए? तो इनकी फिल्म का नाम है मिसेज। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, सुनीता विलियम्स ने किस अंतरिक्ष, इसको पूरा गलत कर देते हैं, सुनीता विलियम्स ने किस अंतरिक्ष में उड़ान भरी है? तो किससे अगर पूछे तो सुनीता विलियम ने किससे अंतरिक्ष में उड़ान भरी हैं? तो यह हो जाता है हमारा अंतरिक्ष यान का नाम है स्टार लाइनर, अंतरिक्ष यान से उड़ान भरी हैं। और यह स्टार लाइनर पूछे किस कंपनी का अंतरिक्ष यान है? तो बोइंग कंपनी का यह अंतरिक्ष यान है। ओलेग कोनोनेंगो ये कौन है? तो ओलेग कोनोनेंगो यह एक कॉस्मोनॉट है, रूस के कॉस्मोनॉट है। इन्होंने अंतरिक्ष में 1000 दिन बिताने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। किलौआ ज्वालामुखी अभी हाल ही में भयंकर विस्फोट हुआ है। और किलौआ ज्वालामुखी का संबंध पूछे किस द्वीप से है? तो यह हवाई द्वीप पर स्थित है। और हवाई द्वीप पर अधिकार किस देश का है? तो USA का अधिकार है। और इसके साथ साथ हवाई द्वीप पर एक और ज्वालामुखी पाया जाता है कि मोनोलोवा ज्वालामुखी। आज का आखिरी प्रश्न देखते हैं, UNKWSIS 2024 के चैंपियन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो C. को सम्मानित किया गया है। स्टूडेंट, इस प्रकार से हमने अपने महत्वपूर्ण प्रश्नों के संग्रह को कंप्लीट कर लिया है। अगर प्रश्न में कोई भी प्रॉब्लम हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगे तब भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपको अगर कोई भी टॉपिक समझ में ना आए तो भी हमें बता सकते हैं। मैं आपके लिए एक्स्ट्रा क्लास 1-2 ले ही सकता हूं, ठीक है। तो आप सभी अच्छे से तैयारी करते रहें। कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।